प्रदेशवासियों को सीएम धामी की सौगात, जब विभिन्न विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति। राज्य में कुल 72 करोड़ 62 लाख रुपए किए स्वीकृत। उधम सिंह नगर में छात्र संघ चुनाव के दौरान फायरिंग, प्रत्याशी नगेंद्र गंगवार के समर्थक को लगी गोली, विपक्ष उम्मीदवार पर लगाया आरोप। हरिद्वार में चिल्लर खाल लालजाम मार्ग निर्माण की मांग, स्थानीय लोगों में दिख रहा आक्रोश। वन विभाग कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। देहरादून में मई जोशी की आत्महत्या पर बवाल, पटवारी पूजा रानी को ठहराया जिम्मेदार। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष, गिरफ्तारी की मांग। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कुल 72.62 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उत्तरकाशी जिले के विकास खंड नौगांव के ग्राम तुनालका में न्यायिक विभाग के टाइप 2 के 6 आवास और पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 2.49 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा नाबार्ड वित्तीय पोषण के तहत सिंचाई विभाग की 25 योजनाओं के लिए विभिन्न जनपदों में 59.13 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के लिए राज्य अस्मिता निधि से 1 करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति दी गई है। और बता दें कि प्रदेशवासियों को आज सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर विभिन्न विकास योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति मिली है। कुल 72 करोड़ 62 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेशवासियों को आज सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो हेड वैभव पटवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वैभव, आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात मिली, विभिन्न विकास योजनाओं को आज वित्तीय स्वीकृति मिली है, क्या कुछ पूरी जानकारी? ऋतुश्री, आपको बता दूं, आज धामी कैबिनेट की बैठक थी उत्तराखंड के सचिवालय देहरादून में, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने जो उत्तराखंड की जो जनता है उनको 72 करोड़ 62 लाख की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनकी वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी के विकासखंड नौगांव के लिए ग्राम तुमलका से न्यायिक विभाग टाइप 2 के 6 आवास एवं उसके आसपास के जो मार्ग के निर्माण के लिए 2 करोड़ लगभग 2.5 करोड़ के लगभग की जो धनराशि उसको स्वीकृत किया है। उसके बाद नाबार्ड के वित्त पोषण से संबंधित विभिन्न जनपदों के अंतर्गत सिंचाई विभाग के लिए उन्होंने 25 योजनाएं हेतु लगभग 70 करोड़ की जो धनराशि है उसको उन्होंने यहाँ पर स्वीकृत किया है। और साथ ही बात करें, अगर मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के लिए भी जो पुस्तकालय बनाए जाएंगे उनके लिए उन्होंने लगभग 1 करोड़ की जो धनराशि है उसको उन्होंने यहाँ पर स्वीकृत किया है। जी ऋतुश्री जी, लोगों को क्या कुछ इसमें अहम फायदा होगा, लोगों की तरफ से क्या कुछ जनता की तरफ से कहा जा रहा है? अगर लोगों को फायदे की बात करें तो लगभग जो उत्तराखंड में भी आपदा का दौर चल रहा है, उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा आपदा यहाँ पर आई थी। इसके बाद जो सीएम धामी ने आज वहाँ की जो सड़कें हैं उनके लिए यहाँ पर उन्होंने जो धनराशि को स्वीकृत किया, तो कहने ये लोगों को फायदा तो जरूर होगा, क्योंकि पुस्तकालय बनेंगे, पुस्तकालय में किताबें होंगी तो बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण वहाँ पर कर पाएंगे। जी, सबसे ज्यादा विशेष फोकस जो है किस पर रखा गया है? देखिए, विशेष फोकस की अगर बात करें, विशेष फोकस धामी जो कैबिनेट थी उसका इस समय जो आपदा से जो सड़कें टूटी हैं, जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, उसको दोबारा से पटरी पर लाना यहाँ पर है। जिसके बाद उन्होंने सड़कों के निर्माण के लिए यहाँ पर जो धनराशि है वो यहाँ पर स्वीकृत की थी। इसके बाद तमाम जो योजनाएं उनको भी इनको इसलिए यहाँ पर लाया गया कि जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था उसको यहाँ पर ढर्रे पर लाया जा सके। जी, अब इसकी स्वीकृति तो मिल गई है, अब धरातल पर कब से काम शुरू होगा, कैसे कैसे काम जो है इसके बांटे जाएंगे, इस पर क्या दोबारा फिर से जो है बैठक करेंगे सीएम धामी? धरातल की अगर बात करते हैं ऋतुश्री, तो लगभग जब स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद थोड़ा समय तो लगता है। जो कार्य होंगे उनको करने के लिए जो संबंधित विभाग होंगे उन तक ये पैसा पहुंचेगा, उन तक निर्देश पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पर कार्य शुरू हो पाएगा। और हो सकता है कि इसके लिए दोबारा से बैठक भी करनी पड़ सकती है धामी सरकार को। जी बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और बता दें कि आज उत्तराखंड में विभिन्न विकास योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति मिली है। आज सीएम धामी ने अहम बैठक करी और इस बीच कुल 72 करोड़ 62 लाख रुपए के योजनाओं को स्वीकृति मिली है। ये प्रदेशवासियों के लिए सीएम धामी की बड़ी सौगात मानी जा रही है। बता दें कि इस बीच विभिन्न विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब धरातल पर धीरे धीरे काम भी होना शुरू होगा। बता दें कि प्रदेशवासियों को ये सीएम धामी की तरफ से बड़ी सौगात आज दी गई। खबर देहरादून से है, जहां लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र में महेश जोशी की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक के बेटे विनय जोशी के अनुसार 20 सितंबर को उनके पिता लाल कुआं परिसर की पार्किंग में गए थे, जहां उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लाल कुआं की पटवारी पूजा रानी को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया गया है। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि पूजा रानी ने मृतक को काफी परेशान किया और उनके मरने के बाद उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने अधिकारी को निलंबित कर गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और बता दें कि इस घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी रोष देखा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है और आरोपी को गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बता दें कि लाल कुआं क्षेत्र में आत्महत्या का मामला सामने आया था, जिसमें एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी और एक उसके पास से सुसाइड नोट भी मिला था। तो मौके पर सुसाइड नोट पुलिस को बरामद किया गया। बता दें कि पटवारी पूजा रानी को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग लगातार उठती दिख रही है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव के दौरान बड़ा विवाद सामने आया, जहां अध्यक्ष पद के दावेदार नागेंद्र गंगवार के समर्थक छात्र राजेंद्र को गोली मार दी गई। घायल राजेंद्र का आरोप है कि वह गंगवार का चुनाव प्रचार कर रहा था। इस कारण विरोधी प्रत्याशी रजत सिंह बिष्ट के समर्थकों ने उस पर फायरिंग की। हमलावर ब्लैक कार से आए, जिस पर रजत बिष्ट के प्रचार वाले फ्लैग्स लगे थे। कार से उतरते ही उन्होंने गोली चला दी, जिसमें राजेंद्र के पैर में गोली लग गई। मौके पर मौजूद रवि दिवाकर ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावर नहीं रुके। घायल को गंभीर हालत में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल रेफर किया गया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और बता दें कि उधम सिंह नगर में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर के बवाल देखने को मिला, जहां पर रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया, जिसमें एक प्रत्याशी नागेंद्र गंगवार के समर्थक को गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। बता दें कि विपक्ष उम्मीदवार पर इसके आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, छात्र संघ चुनाव के बीच में जो है एक बवाल देखने को मिला, जहां पर एक प्रत्याशी के समर्थक को गोली लगी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? हाँ मैम, जिस प्रकार महाविद्यालय रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव नजदीक आ रहा है और नागेंद्र गंगवार नामक जो व्यक्ति है वो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है, अध्यक्ष में खड़ा है और उसके एक समर्थक हैं राजेंद्र, वो लगातार उसके साथ चल रहे थे। चुनाव प्रचार काफी तेजी से के साथ कर रहे थे। जो अपोजिशन पार्टी है, जो दूसरे प्रत्याशी हैं रजत बिष्ट, उनके कुछ समर्थकों ने अचानक उनके पास आया और ब्लैक गाड़ी में बैठे हुए, जैसे बता रहे हैं कि राजेंद्र जी बता रहे हैं कि ब्लैक गाड़ी से उतरे और उतरते ही लगातार उनके ऊपर फायरिंग कर दी। जी मैम। जी, क्या उससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ विवाद हुआ था, क्योंकि इसके बाद उस पर ही फायरिंग करी हो? क्या कुछ इससे जुड़ी कोई सामने आ रही है खबर? हाँ जी मैम, जिस प्रकार बात हुई राजेंद्र जी से, हमारी हॉस्पिटल में जहाँ पर एडमिट है वहाँ पर हम पहुंचे थे, बात किए थे। उन्होंने बताया कि रजत बिष्ट के समर्थक और रजत बिष्ट लगातार उसको प्रेशर बना रहे थे कि आप हमें चुनाव लड़ाइए, लेकिन वो उसका कहना है कि नागेंद्र हमारा बहुत पुराना मित्र है, मैं नागेंद्र को ही चुनाव लड़ाऊंगा, जिसके लिए रंजिश पहले से ही बना हुआ था रजत बिष्ट के समर्थकों का। मैम
जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में महेश जोशी की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक के बेटे विनय जोशी के अनुसार 20 सितंबर को उनके पिता लालकुआ परिसर की पार्किंग में गए थे, जहां उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। तबियत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लालकुआ की पटवारी पूजा रानी को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया गया है। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि पूजा रानी ने मृतक को काफी परेशान किया और उनके मरने के बाद उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने अधिकारी को निलंबित कर गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और बता दें कि इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है और गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। महेश जोशी की आत्महत्या का ये पूरा मामला है, जिसके बाद से लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में युवक की आत्महत्या का मामला गरमाने लगा है। ग्रामीण जो है विरोध प्रदर्शन पर आ गए हैं और पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें पटवारी पूजा रानी को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया गया है। तो जिसके बाद से ही ग्रामीणों में विरोध प्रदर्शन जारी है और साथ ही गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर गौरव सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है, जबकि एबीवीपी ने अमित कुमार को उम्मीदवार बनाया है। दोनों छात्र संगठनों ने अपने अपने पूरे पैनल के साथ चुनावी जंग का आगाज कर दिया है। चुनाव अधिकारी डॉक्टर एसएस बलूरी ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 27 तारीख को परिणाम आने तक जारी रहेगी। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बार 2 पद छात्राओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिससे महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया हमारे जो अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रारंभ हो गई है और यह प्रक्रिया 27 तारीख तक, जब तक अंतिम परिणाम नहीं आता, छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता, तब तक चलेगा 27 तारीख तक। और पूरे जो छात्र संघ के चुनाव लिंग 2 समिति के अनुसार श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही संपन्न होंगे। और इस बार छात्र संघ चुनाव में सहसचिव और कोषाध्यक्ष का जो पद है छात्रों के लिए आरक्षित है। चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल साफ और सुथरी है। यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय का पूरा सहयोग है, थाना का पूरा सहयोग है और सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे जो छात्र हैं उनका भी पूरा सहयोग है। पढ़ाई के साथ साथ छात्र संघ के चुनाव में बहुत सहयोग है और वो विद्यार्थी अपने महाविद्यालय के विकास में छात्र संघ का गठन होना बहुत आवश्यक है। खबर हरिद्वार के रानीपुर से है, जहां गांव रावली मदूद में रविदास मंदिर प्रांगण में टाइल्स लगाने का निर्माण शुरू हो रहा है। बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने मंदिर प्रांगण में लगने वाली टाइल्स निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। साथ ही विधायक आदेश चौहान के ग्रामीणों की जन समस्याओं को भी सुना। समस्याओं के जल्द ही समाधान कराने का भी उन्होंने भरोसा दिया। तो वही सेवा पखवाड़ा पर बीजेपी विधायक ने बताया कि आने वाले समय में ग्रामीणों के लिए शिविर कैंप का आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित ग्रामीणों के रोगों की जांच के लिए कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। कि जो समिति है उसके द्वारा और हमारे पूर्व प्रधान जी और वर्तमान प्रधान जी इनके द्वारा, तो पिछली बार यहाँ पर आया था तो उन्होंने कहा था कि हम मंदिर के अंदर जो बाहर प्रांगण है ये स्वच्छ रहे, साफ रहे। इस दृष्टि से यहाँ पर भी बहुत सारे धार्मिक आयोजन भी लगातार होते रहते हैं। उन्होंने टाइल्स लगाने की बात रखी थी तो मैंने उस समय कह दिया था, तो थोड़ा प्रक्रिया में जितना समय लगता है उसके बाद आज यहाँ मंदिर प्रांगण में ब्लॉकिंग टाइल्स लगाने का काम शुरू हुआ है। मैं मंदिर समिति को और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में मोहम्मद यामीन शेख ने अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने चेयरमैन प्रतिनिधि कावल सिंह के साथ पंचायत परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस मौके पर शेख ने कहा कि वह पहले भी पौधारोपण करते हैं और मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन का खास अवसर पर पौधारोपण करना चाहिए ताकि वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाया जा सके। जैसे कि मैंने कल ही 19 तारीख को नगर पंचायत दिनेशपुर को ज्वाइन किया। इससे पहले मैं बागेश्वर में था। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि हम स्वच्छता की तरफ ध्यान दें और एक वृक्षारोपण का हमने प्रोग्राम किया। सर के माध्यम से हमने एक वृक्ष भी लगाया है, मैंने भी लगाया है। इससे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगाएं और जहाँ भी हम नई ज्वाइनिंग करें या किसी का अगर कोई बर्थडे होता है तभी वो एक वृक्ष लगाए ताकि पर्यावरण हमेशा बना रहे। खबर हरिद्वार से है, जहां लालडांग से चिल्लरखाल तक जाने वाली 8 किलोमीटर लंबी सड़क न बनने से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लंबे समय से सड़क को बनाए जाने की मांग उठ रही है। लालडांग में स्थानीय लोगों ने सड़क को बनाए जाने की मांग के लिए संघर्ष समिति भी बनाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार से हर हाल में सड़क को बनवाया जाएगा। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए अपना विरोध भी जाहिर किया। लालडांग में वन विभाग कार्यालय पर जमा हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि हरिद्वार से कोटद्वार को जोड़ने वाली ये रोड दशकों से नहीं बन पाई है। सभी पार्टी की सरकारों और नेताओं ने रोड को बनाने का भरोसा दिया, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बनी है। संघर्ष समिति का कार्यकारिणी का विस्तार था। आज हम लोगों ने इस कार्यकारिणी का विस्तार करा आगे संघर्ष करने के लिए, और इस पर्पज में हमने इसके बाद धरना प्रदर्शन करा यहाँ रोड पे, और आगे आने वाले टाइम पे हम सैनिक प्रकोष्ठ के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन हमारा बृहस्पतिवार को, इसमें सभी लोग क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ कर भागीदारी करेंगे। कई सरकारें आई गई पर किसी ने इस रोड पर ध्यान नहीं दिया गया। आज हम लोगों ने लालडांग के लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम इसमें जो भी हमारी ये समस्याएं हैं, हम ये संघर्ष समिति का निर्माण किया हमने, और इसके तहत मतलब कि अब आने वाले समय पे हम यहाँ पे एक जन आंदोलन। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारत।